फैक्टराइज करना है तो फैक्टराइज के क्वेश्चन कैसे करने हैं। 4x² + 8x + 3। यहाँ पे सबसे पहले तो आपको पता है ना कि कौन सी फॉर्म है पॉलिनोमियल की, ax² bx + c, ये वाली फॉर्म है। ठीक है, पॉलिनोमियल आपका क्वाड्रेटिक है। क्वेश्चन आता है कई बार ये पॉलिनोमियल कैसा है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है ये? क्वाड्रेटिक। ठीक है, उसकी डिग्री कितनी होती है क्वाड्रेटिक की? मैक्सिमम डिग्री 2 होती है, यानी मैक्सिमम पावर 2 होती है क्वाड्रेटिक की। और मिनिमम पूछे तो 0 भी हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कंडीशन ध्यान रखना, x² के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक की क्या बारे में आपको पता होना चाहिए। अब इसे फैक्टराइज कैसे किया जाता है, तो सबसे पहले इसका जो a है यानी x² का जो कोफिशिएंट है और जो c कांस्टेंट टर्म है उसको आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं, a को c से मल्टीप्लाई करना है। यानी यहाँ पे a कितना है 4 और यहाँ पे c कितना है 3, तो 4 को आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है पहले स्टेप में। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब इसको मल्टीप्लाई करके आप देखो कितना आ रहा है। मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 12 आ रहा है ना। 4 3 जा कितना होता है? 12 होता है। अब इस 12 के फैक्टर सोचो और क्या क्या हो सकते हैं। क्या पता ये फैक्टर ही यूज़ हो जाए, क्योंकि इन ये जो फैक्टर्स होंगे ना 12 के, उनको प्लस या माइनस करके आपका 8x आना चाहिए। ये जो मिडिल नंबर है वो आना चाहिए। तो 4 और 3 को अगर मैं प्लस करती हूँ तो 7 आएगा, माइनस करने पे 1 आएगा, तो 8 तो नहीं आएगा। तो आप 12 के ना कोई और फैक्टर सोच लो। तो 12 के फैक्टर और क्या हो सकते हैं? 6 2 जा 12 भी तो हो सकता है। अब देखो ये जो फैक्टर मिले 12 के, 6 और 2, इनको प्लस करके 8 आ रहा है ना, तो हम ये वाला फैक्टर ले लेंगे। अगर ये वाला फैक्टर भी से भी 8 नहीं आ रहा होता तो 12 के कोई और फैक्टर सोचते हैं। ठीक है, समझ आ गया। तो सबसे पहला काम क्या रहेगा हमारा, a और c को मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको मल्टीप्लाई करके आया 12। अब इस 12 के जो भी फैक्टर्स आए हैं उनको मल्टीप्लाई, अलग अलग फैक्टर निकाल के देखो और ऐसा कुछ बनाओ कि इससे प्लस माइनस करके ये वाला आ जाए, बीच वाला। तो हमें फैक्टर मिल गया ना, तो हमने 4x² को एज इट इज़ लिखना है। 8x को हम कैसे स्प्लिट कर देंगे? 6 और 2 में। तो 8x की जगह हम ब्रैकेट में लिख देंगे 6x + 2x। ठीक है, क्योंकि प्लस करके ही तो 8 आएगा। बाहर प्लस है तो प्लस ही रहने देंगे, अगर बाहर माइनस होता तो माइनस लगा देते, साथ में ये एज इट इज़। तो बस हमने इसको स्प्लिट किया, बट अपनी मर्जी से मत करना, ये ऐसे करके करना पड़ेगा। अब आपको बाहर प्लस है तो अंदर के साइन तो एज इट इज़ रहेंगे, अगर माइनस होता तो अंदर के साइन चेंज हो जाते, है ना। तो ये प्लस का 6x प्लस का 2x प्लस का 3। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, ये जब भी 4 टर्म आ जाए ना, तो पहले इन दोनों में से कॉमन निकालो, फिर इन दोनों में से कॉमन निकालो। तो पहले हम इन दोनों में से कॉमन निकाल लेते हैं। 4 और 6 में से क्या कॉमन आ जाएगा? 2 दोनों के टेबल में आता है। ऐसी x यहाँ दो बार है, यहाँ एक बार है, तो x भी एक बार बाहर आ जाएगा कॉमन, है ना। अब 2x हमने इन्हें इन दोनों में से कॉमन निकाला, तो अंदर इसमें से क्या बचेगा? 2 को 4 से डिवाइड करो तो 2 बचेगा, है ना। 2 2 जा 4, और एक x है और ये x की 2 है, तो एक x भी बचेगा। फिर इसमें से इसको डिवाइड करके देखो क्या बचेगा अंदर। 2 से 6 को डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा, और x से x को डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, तो यहाँ पे x नहीं बचेगा। फिर अब इन दोनों में से कॉमन बाहर निकालो, बाहर प्लस है तो प्लस का साइन लगा दिया, अगर माइनस होता तो माइनस का साइन लगा देते। अब ये 2 और 3 में से तो कुछ कॉमन ही नहीं आएगा, और x भी दोनों में नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं है, तो यानी 1 कॉमन ले लो। और जब 1 कॉमन लेते तो ये इससे डिवाइड करोगे 1 को तो 2x ही बच जाएगा, 1 से 3 को डिवाइड करोगे तो 3 ही बच जाएगा, और बाहर प्लस है तो ये प्लस भी एज इट इज़ रहेगा। अगर बाहर माइनस होता तो अंदर का साइन चेंज हो जाता। ठीक है, तो अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, ये जो सेम ब्रैकेट आई है ना दोनों में, ये ब्रैकेट अगर सेम आ रही है यानी आप ठीक चल रहे हो, अगर दोनों मैच नहीं कर रही है दोनों ब्रैकेट, साइन भी अगर डिफरेंट आ रहा है दोनों का, तो यानी कि आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक की है। तो ये ब्रैकेट हर हाल में सेम आनी चाहिए आपकी। तो एक तो 2x + 3 ले लो बाहर, जो कॉमन है दोनों में आना, और फिर अगर इसमें से कॉमन लिया बाहर ये, तो अंदर ये बचेगा 2x, और फिर प्लस का साइन, और इसमें से ये बाहर है तो 1 बचेगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपके फैक्टर हो गया, एक फैक्टर ये बन गया, एक फैक्टर ये बन गया, तो ये फैक्टराइज हो गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। किस किस को क्वेश्चन समझ आया कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करने के लिए सबसे पहले हम x को यहीं रखेंगे, है ना।
अब ये -15 है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा, ये x वाला टर्म तो एक ही है बट नंबर वाले टर्म दो है, तो ये नंबर वाला इधर चला जाएगा, तो ये माइनस है तो इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो x यहाँ से कितना आ जाएगा, इन दोनों नंबर को प्लस कर दो 39। अब x के साथ यहाँ कुछ था तो नहीं, अगर कुछ होता तो डिवाइड में चला जाता, तो x 39 आ जाएगा। ये तो था हमने सिंपल मेथड से इसको सॉल्व किया, बट आपको क्वेश्चन में क्योंकि एक्सियम पूछा है तो हमारे पास एक और मेथड है इसको सॉल्व करने का। तो ये तो पहला मेथड है, ये तो सबको आता ही होगा। दूसरा मेथड क्या है इसका, हाँ जी दूसरा मेथड क्या है इसका, दूसरा मेथड भी सीख लीजिए। x -15 इक्वल्स टू 24 दिया है। अब मैं इस क्वेश्चन में x निकालना चाहती हूँ ना, सॉल्व करने का मतलब क्या होता है कि हमें x निकालना है। अब x निकालना है तो x के साथ जो भी यहाँ पे नंबर एक्स्ट्रा है ना उसको हटाना है आपको। अगर उसको हटाना है तो अगर ये -15 को मुझे हटाना है, यहाँ से सिर्फ x चाहिए मुझे क्वेश्चन में, तो मैं -15 के साथ ना +15 ले आऊँगी ताकि -15 से +15 कैंसिल हो जाए। अब इधर लाए हो तो इधर सिर्फ इधर लाने से काम थोड़ी ना चलेगा, आपको जो लेफ्ट हैंड साइड में आपने एक्स्ट्रा लिखा है ना +15, वही आपको यहाँ भी लिखना चाहिए, तभी तो ये दोनों साइड इक्वल हो पाएगी, है ना। जैसे मान लो 4 है और 4 4 के इक्वल होता है ना, होता है। अब इसमें या तो आप +2 कर रहे हो तो ये इक्वल तभी बनेगा दोनों साइड जब यहाँ भी आप +2 करोगे, यानी कि आपने यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, जितना इसको दिया उतना इसको दिया, या आपने यहाँ माइनस किया तो यहाँ भी आपको माइनस करना पड़ेगा, या आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो वहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये दोनों साइड इक्वल हो पाएगी। तो वही चीज़ हमने की है, मुझे x निकालना है तो मुझे ये -15 को यहाँ से हटाना है, अगर हटाना है तो मुझे यहाँ +15 देना है, तो यहाँ दिया तो यहाँ भी देना पड़ेगा, है ना, ताकि हमने बैलेंस कर दिया दोनों साइड को। अब इससे होगा क्या कि ये जो -15 से +15 हट गया, हमारा मकसद क्या था x को सेपरेट करना, तो हमने x ले लिया यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में, और इधर क्या हो जाएगा, इधर तो कुछ कटेगा नहीं तो ये डायरेक्ट जुड़ जाएगा, है ना। तो ये एक तरीका है। तो यहाँ पे हमसे पूछा था कौन सा एक्सियम लगा है, तो एक्सियम क्या लगा है कि जो हमने ऐड इधर किया ना उतना ही ऐड हमने यहाँ भी किया है, तो यहाँ पे यूक्लिड का सेकेंड एक्सियम लगा है। कौन सा एक्सियम लगा है इस क्वेश्चन में, यूक्लिड का सेकंड एक्सियम क्या है, मेरे को कमेंट करके बताइए यूक्लिड का सेकंड एक्सियम क्या है, अगर सबको आता है तो। यूक्लिड का सेकंड एक्सियम जो होता है, यूक्लिड का सेकंड एक्सियम कहता है अगर हमने इक्वल ऐड किया है, इक्वल एडेड, तो होल्स भी क्या होते हैं इक्वल, जो पूरे पूरे नंबर होंगे वो भी क्या हो जाएंगे इक्वल। इफ इक्वल बी एडेड होल्स आर ऑल्सो इक्वल, ये आपका यूक्लिड का एक्सियम होता है सेकंड वाला। तो हमने भी तो यहाँ यही किया इक्वल, ये देखो पूरा होल था, ये पूरा होल था, अब मैंने इसमें जितना यहाँ ऐड किया यहाँ भी उतना ही ऐड किया, तो इक्वल अगर ऐड किया दोनों साइड तो होल्स जो थे वो भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पे आपका यूक्लिड का सेकेंड एक्सियम लगा। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया और एक्सियम कौन सा लगा है वो भी समझ आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है जो ग्राउंड है वो ट्राइंगल शेप का है और उस ग्राउंड की साइड्स गिवन है 26, 28, 26, 28 और 30, ठीक है। और इसका मुझे लेवलिंग कॉस्ट निकालनी है। लेवलिंग का मतलब अंदर, लेवलिंग तो हमारे को ट्रायंगल के अंदर करनी है ना, पैरीमीटर पे थोड़ी ना करनी है, तो इसका मतलब एरिया निकालना है। इस ट्रायंगल का क्या करना है, एरिया निकालना है। लेवलिंग का मतलब एरिया से होता है, ठीक है। तो या टाइल्स बिछानी है तो भी एरिया ही निकालना होता है। हाँ अगर बॉर्डर पे कुछ करना होता, जैसे फेंसिंग करनी होती, तब तो आप पैरीमीटर निकालोगे, अदरवाइज तो लेवलिंग का मतलब अंदर कुछ हो रहा है ना, तो एरिया निकालना है आपको। तो एरिया निकालने के लिए जब भी तीनों साइडें दी होती है आपको, तो आपको क्या लगाना होता है, हीरोन फार्मूला। हीरोन फार्मूला का पहला स्टेप होता है सेमी पेरीमीटर निकालना। तो जब भी हम ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं हीरोन फार्मूला से, तो फर्स्ट स्टेप सेमी पेरीमीटर होता है। सेमी पेरीमीटर मतलब जो भी टोटल पेरीमीटर होगा, टोटल पेरीमीटर कैसे आएगा, ए बी सी सबको ऐड करो, तीनों साइडों को ऐड करो, तीनों साइड्स को ऐड करना है और फिर आधा कर देना है, यानी कि सेमी पेरीमीटर एक तरह से पूरे पेरीमीटर का आधा होता है। तो पेरीमीटर कैसे आता है, तीनों साइडों का टोटल करके आता है ना। तो अब सेमी पेरीमीटर निकालने के लिए तीनों साइड का टोटल करो, पेरीमीटर निकालो, इन तीनों को ऐड करो, 26, 28, 30 एंड डिवाइड आधा कर दो 2 से, तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। सेमी का मतलब आधा पेरीमीटर, ठीक है। तो इन्हें ऐड करके बताओ, 6, 8, 14, 3, 2, 5, 3, 8, 84 को आधा करना है, तो ये आ जाएगा 42 सेमी पेरीमीटर।
42 किस में आएगा, मीटर में दिया है ना सारी चीज़ें, तो मीटर में आ जाएगा। तो ये मैंने सेमी पेरीमीटर निकाल दिया, पेरीमीटर का आधा करके, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है आपका एरिया का फॉर्मूला लगाना। जब भी हम हीरोन फॉर्मूले से एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं तो हम पहले सेमी पेरीमीटर निकालते हैं, फिर इस सेमी पेरीमीटर में पहले एस लेते हैं, फिर एस में से पहली साइड को माइनस करना चाहिए, फिर एस में से दूसरी बी साइड को माइनस करना है, फिर सेमी पेरीमीटर में से सी साइड को माइनस करना है, फिर लास्ट में रूट करना है। तो ये हीरोन फॉर्मूला का एरिया का फॉर्मूला होता है। अब सेमी पेरीमीटर आपने निकाल लिया ना, कितना आया था 42। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको एस माइनस ए करना है, यानी कि एस माइनस ए का मतलब एस में से एस कितना आया 42 और ए क्या थी फर्स्ट साइड कितनी थी 26 थी, तो उसमें से 26 को माइनस करना है। फिर एस लेना है 42, उसमें से बी क्या है सेकंड साइड 28, उसको माइनस करना है। फिर लास्ट में फिर एस लेना है 42, उसमें से थर्ड साइड कितनी है 30, उसको माइनस कर देना है, ठीक है। और फिर लास्ट में रूट भी करना है। तो 42 एज इट इज। इसके बाद देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, फिर माइनस करके लाओ, पहले कितना आ रहा है 12 माइनस 6 3 माइनस 2 1, और फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे इसको माइनस करो, फिर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको इससे माइनस करो, फिर ये भी यहाँ पे कुछ नहीं है तो यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पहले माइनस करना है फिर मल्टीप्लाई करना है सबको। अब ये मल्टीप्लाई करने मत लग जाना, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इन सबके ना प्राइम फैक्टर करने हैं, सबके क्या करने हैं आपको, प्राइम फैक्टर करने हैं। 42 के प्राइम फैक्टर किसको, सबको आने चाहिए। 42 के प्राइम फैक्टर पहले 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 7 पे चला जाएगा। ये तो आता ही होगा ना सबको करना। तो इसके 42 के प्राइम फैक्टर क्या है 2 इंटू 3 इंटू 7। ऐसे 16 के कर लो, अपने आप ही कर लेना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। फिर 14 के भी कर लो, 2 इंटू 7, 2 7 जा 14। 12 के कर लो, 12 के क्या होंगे 12 के क्या होंगे 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो ऐसे करके इन सब के मैंने क्या करे, पहले 42 का प्राइम फैक्टर किया, फिर 16 का प्राइम फैक्टर किया, फिर 14 का प्राइम फैक्टर किया, फिर 12 का प्राइम फैक्टर कर लिया, है कि नहीं। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, देखो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, रूट में से ना जो पेयर में है जितने भी नंबर्स उनको बाहर निकालना है, क्योंकि रूट में जब भी नंबर सेम नंबर 2 बार होता है ना तो वो रूट से बाहर आ जाता है। तो अब बताओ 2 कितनी बार है, 2 कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार 8 बार। तो दो टू में से एक 2 बाहर आ गया, इन दो 2 में से एक 2 बाहर आ गया, इन दो 2 में से एक 2 बाहर आ गया, और इन दो 2 में से एक 2 बाहर आ गया। तो जब भी 2 बार कोई चीज़ होती है ना तो रूट से बाहर आ जाती है, समझ आया। तो 2 कितनी बार था 1 2 3 4 5 6 7 8 बार था ना, तो यानी 4 बार बाहर आ जाएगा, तो रूट इसमें से हट जाएगा। अब 3 देखो कितनी बार है, 1 बार और 2 बार, 2 बार है तो 1 बार बाहर आ जाएगा। 7 देखो कितनी बार है, 1 बार 2 बार, तो यहाँ भी 2 बार है। मान लो कोई बच जाता सिंगल, एक अकेला बच जाता तो वो रूट के अंदर ही रह जाता। अभी तो रूट के अंदर कुछ भी नहीं बचा क्योंकि सारे पेयर में थे ना, तो इसलिए यहाँ पे रूट में कुछ भी नहीं बचेगा, तो ये रूट लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। बट अगर कुछ बच जाता तो सिंगल होता तो वो अंदर ही रह जाता। अभी रूट सब में से हट गया क्योंकि सब पेयर में है। अब इन सबको मल्टीप्लाई कर लो, एरिया निकल जाएगा आपका 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 और 3 7 जा 21। पहले मैंने इन सबको मल्टीप्लाई किया, फिर 3 7 जा 21, लास्ट में 21 को 16 से मल्टीप्लाई करूँ 336। अभी तो एरिया आया है, ये एरिया किस में आएगा मीटर स्क्वायर में। अब मेरे को कॉस्ट ऑफ लेवलिंग भी तो निकालनी है ना क्वेश्चन में। तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग कितना है 3 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 3 रुपये। तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग निकालनी है, पर मीटर स्क्वायर की कितनी दी हुई है कॉस्ट ऑफ लेवलिंग, पर मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर की लेवलिंग कॉस्ट दी हुई है 3 रुपये। तो हमको तो कितने की निकालनी है, जितना ये एरिया है उतने की। तो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग
336 मीटर स्क्वायर की निकालनी है। तो जब एक की पता और ज़्यादा की निकालते तो क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए ना। जब भी एक की पता हो और ज़्यादा की निकालनी हो तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो 3 जो एक पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट 3 थी उसको 336 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इतने रुपीस कॉस्ट ऑफ लेवलिंग आ जाएगी। किस किस का ये आंसर आया मैच करके बताओ कमेंट करके, ये आया कि नहीं आया आंसर। तो सबसे पहले ये डायग्राम दिया आपको, ये आपको एक ए बी लाइन प्रूव करने को बोली है, और आपको ये एक्स एंगल दिया, ये वाई दिया, ये जेड दिया और ये डब्ल्यू दिया है, और एक कंडीशन दी है क्वेश्चन में, गिवन क्या है, एक्स प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में ये दे दिया ना एक्स प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड, तो आपको दिख रहा है ये एक्स वाई डब्ल्यू और जेड, ये चारों ना, ये सारे एंगल जो है ना आपके, वो क्या बना रहे हैं, एक सर्कल बना रहे हैं ना, ये क्या बना रहे हैं, ये सर्कल बना रहे हैं। और सर्कल का जो टोटल एंगल सम होता है किसी भी सर्कल का, एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, ये एक सर्कल बना रहे हैं, तो इनका टोटल सम कितना बनता है, 360 बनता है। तो आपको सबको पता होगा, है ना। तो हमें पता है कि एक्स प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड सर्कल बना रहे हैं, इसलिए 360 का एंगल होगा। अब आपको कंडीशन क्या दी है क्वेश्चन में, एक्स प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, ये जो डब्ल्यू प्लस जेड है ना, इसको भी एक्स प्लस वाई में चेंज कर देंगे, क्योंकि ये दोनों तो बराबर है। इसको चेंज नहीं करेंगे एक्स प्लस वाई को, बट डब्ल्यू प्लस जेड को हम एक्स प्लस वाई लिख देंगे। इससे क्या होगा, इससे होगा क्या कि x प्लस वाई 2 बार आ जाएगा, x प्लस वाई, एक्स भी डबल हो जाएगा और y भी डबल हो जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, x प्लस वाई डबल हो गया, तो इक्वल टू 360। अब ये x प्लस वाई आपका यहीं रहेगा, ये 2 जो यहाँ मल्टीप्लाई में आपने ले लिया उसको डिवाइड में लेके चले जाना। अब ये 2 से ये कट गया 180 पे, तो x प्लस वाई कितना आ गया आपका 180 डिग्री। तो x प्लस वाई अगर 180 है तो यानी ये क्या बना रहा है, ये लीनियर पेयर बना रहा है ना, तो हम बोलेंगे ये क्या बन रहा है, लीनियर पेयर। अगर x प्लस वाई 180 है तो इसका मतलब x प्लस वाई किस में था हमारा, x प्लस वाई तो हमारा इधर था ना ये। तो x प्लस वाई अगर लीनियर पेयर बना रहा है तो ये ए बी क्या होनी चाहिए, ए बी एक लाइन होनी चाहिए। या लाइन होती तो हम बोलते लीनियर पेयर बनता है, या अगर लीनियर पेयर बन रहा है तो लाइन भी, लीनियर पेयर बनाने के लिए क्या चाहिए होती है, लाइन चाहिए होती है ना। तो यानी कि अगर लीनियर पेयर मेरा बन रहा है, दो एंगल का सम अगर 180 आ रहा है, लीनियर पेयर बन रहा है, तो लीनियर पेयर बन रहा है तो हम बोलेंगे कि ए बी क्या है, एक लाइन है, इसलिए ए बी क्या है, एक लाइन है। लीनियर पेयर तो एक लाइन में ही बनता है ना, तो समझ आ गया, इसलिए प्रूव हो जाएगा ए बी इज अ लाइन। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 25, पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक कंडीशन दे रखी है पी माइनस आर 50 डिग्री है, और आपको निकालना क्या है, ये तो कंडीशन गिवन है क्वेश्चन में, ये भी गिवन है, बट आपको पी एंगल फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम समझेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एक्चुअल में होता क्या है। तो किस किस को पता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, जल्दी से बताओ, अदरवाइज मैं बता रही हूँ। एंड वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक कर दीजिए, कम से कम 100 लाइक तो दीजिए ताकि मोटिवेशन मिले। और आपकी जो डीओई के सैम्पल पेपर सेकंड है, फर्स्ट भी सॉल्व हो रखा है प्लेलिस्ट सेक्शन में, उसको चेक कीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है सारे के सारे, ऑफिशियल सैम्पल पेपर है, तो उसको अच्छी तरह से करना है। सैम्पल पेपर 1 और 2 दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक में भी मैं डाल दूँगी, तो वो चेक कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर। तो पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक का मतलब समझ गए, क्या होती है साइक्लिक की प्रॉपर्टी। तो एक मान लो ये सर्कल है, साइक्लिक कैसे बनता है, सर्कल के अंदर। साइक्लिक कब बनता है, जो सर्कल की क्वाड्रिलेटरल है तो 4 साइडों से बनेगा, उसके अलावा वो ऐसे बनना चाहिए कि वो उसकी जो वर्टेक्स है ना, उस क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स सर्कल की बाउंड्री पे आने चाहिए, उसके वर्टेक्स जितने भी वर्टेक्स आएंगे वो सारे आपके किस में आने चाहिए, सर्कल की बाउंड्री में आने चाहिए। तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अगर आप ऐसे बनाओगे ना कि ये बना के क्वाड्रिलेटरल ऐसा कुछ बना दोगे, ऐसा
ये नहीं होगा साइक्लिक, क्योंकि इसका चौथा वर्टेक्स थोड़ी ना बाउंड्री में आया है, और ये बल्कि ये वाला वर्टेक्स भी बाउंड्री में नहीं आया, तो ये साइक्लिक नहीं होगा। ये साइक्लिक होगा जिसके चारों वर्टेक्स, जो चारों वर्टेक्स है ये सर्कल की कहाँ पे आनी चाहिए, बाउंड्री पे आनी चाहिए। तो इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। इसका नाम लिख लेते हैं, नाम क्या बोला क्वेश्चन में, तो ये नहीं है साइक्लिक, ठीक है। इसका नाम हम लिख लेते हैं पी, अब नाम पी क्यू आर एस है ना, तो बहुत ध्यान से लिखना, पी क्यू यहाँ पे लिखोगे। अब आर ये नहीं कि आप यहाँ पे रख दोगे, यहाँ गलत हो जाएगा, आर अगर यहाँ लिखोगे, पी क्यू यहाँ लिखा है तो आर यहाँ लिखना पड़ेगा, फिर एस यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर पी क्यू आर एस ऐसे लिखना पड़ेगा, नहीं तो आप ऐसे लिखोगे ना, पी क्यू और आर को यहाँ लिख दोगे तो गलत नाम हो जाएगा उसका फिर, क्योंकि पी क्यू आर एस में डायगोनल क्या बनना चाहिए, देखो पी क्यू आर एस में पी और आर डायगोनल बनने चाहिए, पी क्यू आर एस में पी के साथ आर डायगोनल में आना चाहिए, पी के साथ आर डायगोनल में आना चाहिए, और क्यू एस भी डायगोनल में आना चाहिए, क्यू और एस डायगोनल बनना चाहिए। अगर आप नाम गलत लिखोगे तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो पी क्यू आर एस पहले नाम बिल्कुल कॉन्जिक्यूटिवली लिखना है, पी क्यू आर एस, ऐसे नहीं लिख सकते पी क्यू आर एस, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इतना समझ आ गया, नाम ढंग से लिखना आना चाहिए आपको। अब पी क्यू आर एस एक साइक्लिक है, तो साइक्लिक की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी लिख लो। अगर पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इसका मतलब होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ना एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है वो प्रॉपर्टी, कि जो इसके अपोजिट एंगल होते हैं ना, अपोजिट एंगल पी और आर, अपोजिट एंगल, इनका सम ना 180 होता है। ऐसी दूसरा वाला देखो, क्यू के साथ कौन सा है, एस, अपोजिट, अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, ये साइक्लिक की एक प्रॉपर्टी होती है। तो अपोजिट एंगल कौन सा बन रहा है, पी के साथ आर बन रहा है और क्यू के साथ एस बन रहा है, ये भी 180 है। फिलहाल हमें इसका कोई काम नहीं है, इस वाले का कोई काम नहीं है, इस वाले का ही यूज़ होगा, क्योंकि आपको जो कंडीशन दूसरी वाली दी हुई है ना, उसमें एंगल पी माइनस आर 50 दिया है, तो मेरे को पी माइनस आर वाला ही लेना है, क्योंकि पी माइनस आर वाला दिया है ना, तो ये इसलिए हम पी प्लस आर वाला लेंगे। वैसे तो दोनों पेयर ही 180 बनेंगे, बट मुझे फिलहाल इसकी ज़रूरत है, तो मैं दूसरा, ये तो मेरे पास इक्वेशन बना गई। दूसरी इक्वेशन में जो हमें गिवन थी, ये वाली पी माइनस आर कितना दिया हुआ था, 50, उसको हम ले लेंगे, ये दूसरी इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके पी और आर की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशन पी और आर में है ना, इसलिए हम निकाल सकते हैं। तो अब देखो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, जब दोनों इक्वेशन पी और आर वाली होती है तो हम पहले इन देखते हैं कि पी और पी सेम है। वैसे तो ये भी कट जाएगा, लेकिन इसका साइन प्लस प्लस है, दोनों का साइन प्लस प्लस है, तो साइन चेंज करना पड़ेगा, इसलिए हम इसे नहीं काट के इसको कैंसिल करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी साइन भी चेंज हो रखा है, प्लस का आर और माइनस का आर, तो ये आर से आर कट गया, एक प्लस का था और एक माइनस का था, तो आर प्लस माइनस कट गया। बट ये पी वी तो दोनों प्लस के हैं ना, तो ये एक एंगल पी है, ये एक एंगल पी है, तो कितने एंगल पी हो जाएंगे, 2 एंगल पी, क्योंकि दोनों प्लस प्लस के हैं तो साइन भी प्लस का आ जाएगा। ऐसे ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है, तो प्लस 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 कर दो, साइन भी प्लस का ही लगेगा। अब एंगल पी निकाल लो आप, एंगल पी कैसे निकल जाएगा, ये 2 यहाँ जो एंगल पी के साथ है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड करना तो सबको आता ही होगा, काट दो, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, एक बचा, 2 5 ज़ा 10, तो एंगल पी की वैल्यू 1115 डिग्री आ जाएगी, 115 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा।